हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इग्नू फर्स्ट ईयर फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट यूनिट पूरी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे टॉपिक्स वाइज सीरीज़ है इस यूनिट की, जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, वो फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ इंटरप्राइजेस मीन्स MSME। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन के थ्रू परफॉर्म करी जाती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऑल अस पार्टिसिपेंट वेरियस काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम द टाइम वी गेट अप फ्रॉम बेड इनटू द मॉर्निंग टिल द टाइम वी गेट टू स्लीप एट नाइट। या हम ये भी कह सकते हैं वो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन के थ्रू डे टू डे लाइफ में परफॉर्म की जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, बच्चों का स्कूल जाना, कॉलेज जाना, एंड इसका जॉब जाना, वर्क्स करना, हर तरीके का कुछ भी एक्टिविटी करनी ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी को भी हमने टू ग्रुप्स में रखा है। फर्स्ट है हमारा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, सेकंड है हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। हमने इसे थोड़ा सा और क्लासीफाई करा है। फर्स्ट है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के भी 3 और पार्ट्स हैं। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। हम फर्स्ट नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जान लेते हैं। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिससे हमारा कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट ना हो रहा हो, यानी वो एक्टिविटीज़ जिनके बदले में हमें एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो और अर्निंग ऑफ मनी ना हो रहा हो। मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए तो हम कर रहे हैं, पर अर्निंग ऑफ मनी या किसी चीज़ की अर्निंग के लिए ना कर रहे हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को कहेंगे हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। या तो वो हमारी रिलीजन्स एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, क्योंकि हम उस रिलीजन की एक्टिविटी भी हम क्यों करते हैं? एक मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, अर्निंग और प्रॉफिट के लिए नहीं करते। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल के तौर पे चैरिटेबल एक्टिविटीज़, जैसे हमने चैरिटी कर दी, ये हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। अब हम घर का काम करते हैं अपने, तो किसी अर्निंग ऑफ मनी के लिए कोई करते हैं, खुद के लिए, खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, तो उसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है? हमारी वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम अर्निंग ऑफ मनी या अपने लिवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए करते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा हो, अर्निंग ऑफ मनी हो रहा हो, उन एक्टिविटीज़ को कहेंगे हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इसके और हमारी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये किसी न किसी, हमने इसे थोड़ा सा क्लासीफाई किया हुआ है, जो हमारी किसी न किसी सेक्टर में लाई करती है। अगर कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करता है तो वो 3 सेक्टर में से एक सेक्टर में लाई करता है। अब देखते हैं हम आगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। पर उससे पहले एक क्वेश्चन है हमारा छोटा सा, कि हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होंगी? जैसे काम करना जिससे हमें अर्निंग ऑफ मनी होगी, जॉब्स, हमारा एम्प्लॉयमेंट, ये हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के एग्जांपल हैं। तो हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जानते हैं, जो हमारा इसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर, फिर टेरिटरी सेक्टर। हम थोड़ा सा और इसमें डीपली जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर इसमें कौन लोग आएंगे? प्राइमरी सेक्टर वो होता है फुल्ली बेस्ड अपॉन होता है नेचर। इसमें हमारे वो लोग आएंगे जो बिल्कुल ही नेचर से रिलेट करते हो, जिनका इकोनॉमिकल एक्टिविटी नेचर से रिलेट कर रहा हो, जैसे फार्मर्स। एग्जांपल के लिए कॉटन और वीट, ये हमारा प्राइमरी इकोनॉमिकल सेक्टर है।
और सेकेंडरी है हमारा इकोनॉमिकल सेक्टर, जिसमें हम फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेके कुछ प्रोड्यूस कर दे, जैसे हम कॉटन लेके उसे कपड़ों में प्रोड्यूस कर दे टेक्सटाइल में। और हमारा वीट को हम लेके ब्रेड बना दें बेकरी वाला, वो लाई करेगा हमारे सेकेंडरी इकोनॉमिकल सेक्टर में टेरिटरी, जिसमें हमें सर्विस प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे बस सर्विसेज हैं इस तरीके की, जिसमें हमें सेवाएं प्रदान करी जाएँ, सेवा प्रोवाइड करी जाएँ, वो होती है हमारी टेरिटरी इकोनॉमिकल सेक्टर। अब इसके बाद है हमारा बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। अब पहला हम डिस्कस करते हैं बिजनेस। हिंदी में अगर कहें तो व्यवसाय। बिजनेस या व्यवसाय हमारा क्या होता है? एक ऐसा काम या एक ऐसी क्रिया जो हम प्रॉफिट के लिए करें, और वो कैसे? या तो किसी सामान को बेच के या किसी सामान का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज, खरीद बेच करके, या सर्विसेज का या सेवाओं का। यानी बिजनेस वो है जो हम अर्निंग ऑफ प्रॉफिट के लिए करें, या तो गुड प्रोड्यूस करके यानी गुड्स बना के, या एक्सचेंज करके गुड्स और सर्विसेज का, उसे कहेंगे हम बिजनेस। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन हमारा वो सर्विसेज है जिसके लिए एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल एजुकेशन, एक स्पेशल डिग्री की ज़रूरत होती है, और जिसे हम हिंदी में पेशा भी कहते हैं। और ऐसा प्रोफेशन जो किसी एक गवर्नमेंट बॉडी या एक प्रोफेशनल बॉडी का हिस्सा हो। जब तक हम उस एक प्रोफेशनल बॉडी का हिस्सा ना हो, हम प्रोफेशन नहीं कर सकते। जैसे लॉयर के प्रोफेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हिस्सा होना ज़रूरी है। अब इसके बाद है हमारा एम्प्लॉयमेंट मजदूरी किसे कहते हैं? मजबूरी हम किसे कहते हैं? मजबूरी हम उसे कहते हैं। द एम्प्लॉयमेंट अंडर एग्रीमेंट ऑफ रूल सर्विस कम अंडर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सर्विस। एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीमेंट के अंदर किया जाता है, और वो भी सैलरी और वेजेस के अगेंस्ट में। मैंने एम्प्लॉयमेंट मजबूरी और मजदूरी क्यों कहा? क्योंकि हम सब बिजनेस फील्ड के स्टूडेंट्स और रिलेट करते हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस होना चाहिए, नॉट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के कुछ डिक्लाइंस भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए एम्प्लॉयमेंट मजबूरी और मजदूरी है। जैसे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। फर्स्ट है हमारा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमारा? वो एम्प्लॉयमेंट जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम काम करते हैं। जैसे हमारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स फिक्स है कि हम एक दिन में इतना काम करके देंगे, और महीने तक इतना काम करेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी। अगर हम नहीं करते तो उसके अगेंस्ट में हमारी सैलरी डिडक्ट होगी। इसलिए पीछे टॉपिक में मैंने कहा था मजबूरी एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है हमारा पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है हमारा डे या वीक में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से कुछ कम। जैसे हम एक दिन में 2 घंटे या 3 घंटे काम करें, यहाँ पर हमें पूरा पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड नहीं दे रहे हैं, उसे कहते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, कभी कभार वाला एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो कभी कभार ही किया जाता हो, उसे कहते हैं कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, यानी एक पर्टिकुलर टास्क के टाइम तक कि ये काम करके देना है। एक XYZ करके हमारा एम्प्लॉय है, उसे हमने हायर कर लिया। उसे हायर करने के बाद जब वो टास्क परफॉर्म कर देगा, पूरा कर देगा वो काम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म। एंड आपके लिए एक टिप है, जब भी आप बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ें तो एज अ ओनर सोचें, ना कि एज अ स्टूडेंट। क्योंकि आप एज अ ओनर बिज़नेस सोचेंगे तो आपको काफ़ी बेटर समझ में आएगा।
इसके बाद है हमारा सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं? सीजनल एम्प्लॉयमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं जो सीज़न वाइज वर्क होता हो। सीज़न वाइज वर्क जैसे हम में से किसी का एक होटल है नैनीताल में, वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो हम एक एम्प्लॉय हायर करते हैं बर्फ़ के टाइम, क्योंकि हमें पता है वहाँ टूरिज़्म ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे ही काम को हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि सीज़न गया, ठंड का टाइम गया, हमारा एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया तो हम उस एम्प्लॉय को भी हटा देंगे काम से। ऐसे एम्प्लॉयमेंट को देने को कहते हैं हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और जानेंगे बिज़नेस को। बिज़नेस क्या होता है वो हमने पहले डिस्कस करा था। बिज़नेस रेफर्स अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज़ अचीविंग बाय प्रोडक्शन और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब थोड़ा सा और जानते बिज़नेस के बारे में। फीचर ऑफ बिज़नेस। फीचर ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस के क्या फ़ीचर है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप किसी काम के मालिक हो और आप अपने काम को चलाने के लिए या बिज़नेस कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप खाली बैठोगे या कुछ नहीं करोगे, तो आप उसमें डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो करोगे अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। बिज़नेस होता कैसे है? बिज़नेस ऐसे ही होता है ना, या तो हम उसमें गुड्स की या सर्विसेज की प्रोवाइड करें, तो इसलिए डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फर्स्ट फीचर ऑफ बिज़नेस। सेकंड है हमारा प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। मतलब आपका कोई काम है, आपको कोई बिज़नेस है, या तो आप उसमें प्रोडक्शन करोगे, कुछ बनाओगे और उसे बेचोगे, या कुछ एक्सचेंज करोगे, यानी कहीं से ख़रीद के लाए और उसे एक्सचेंज कर रहे हो, यानी उसे बेच रहे हो। यही है एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर। अब इसके बाद है हमारा कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब आप अगर आपका काम है तो आप रेगुलर करोगे ना। ये कोई आपका बिज़नेस खुल गया और आप एक ही दिन कर रहे हो साल में, या एक ही बार कर रहे हो, तो बिज़नेस तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन का नाम ही नहीं है। अ सिंगल ट्रांजैक्शन शैल नॉट ट्रीट एज अ बिज़नेस। जैसे हम बिज़नेस को ट्रीट करेंगे, बिज़नेस तो उससे कहते हैं जो रेगुलरिटी में करा जाए। अब हम में से किसी का बिज़नेस है, हम में से किसी का मेगा स्टोर है, परचून की दुकान है, तो अब हम उसे रोज़ चलाएंगे ना। ये कोई है कि साल में एक ही बार खोलेंगे, तो इसलिए बिज़नेस का थर्ड फीचर है कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। अब इसके बाद हमारा प्रॉफिट मोटिव। भाई हमने बिज़नेस सेटअप तो कर लिया, पर क्यों करा? ऐसी फुकट में कोई करा है? वो हमने प्रॉफिट मोटिव के लिए करा है ना, इसलिए फीचर है वो प्रॉफिट मोटिव। इसके बाद है सबने हमारा इम्पोर्टेंट, भाई काम तो खोल लिया पर हमें पता ही नहीं है एक फीचर ये भी है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑफ बिजनेस सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब मेरा खुद का बिजनेस है तो मेरा क्या मोटिव होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। वो हो गया मेरा फर्स्ट इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। अर्निंग सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट, यानी मुझे सेटिस्फैक्शन हो, इतना प्रॉफिट हो। अब मैंने सोच लिया 1 करोड़ का प्रॉफिट हो तो वो मेरा सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट है। अब किसी ने सोच लिया उसका महीने का साल का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो तो उसका सेटिस्फैक्शन है प्रॉफिट 1 लाख रुपये। उसके बाद है एक्सप्लोरेशन, कि मैं एक्सप्लोर करूँ नई मार्केटिज़। नहीं तो मेरा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होगा। मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेरा माल दिल्ली में भी करा तो मुंबई में भी बिके। मेरा बिज़नेस दिल्ली में भी है तो मुंबई में भी हो। मेरे कस्टमर इंडिया में भी है तो मेरे कस्टमर अमेरिका में भी हो। तो सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल होता है, अपने हिसाब से सोचो कि अगर आपका काम होता, आपका बिज़नेस होता तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता। ये होता ना नई मार्केट में आपका बिज़नेस जाए, जैसे इंडिया से अमेरिका, आपका प्रोडक्ट नए कस्टमर जाए, जैसे इंडिया से चाइना वाले भी खरीद रहे हैं आपका प्रोडक्ट, अमेरिका वाले भी खरीद रहे हैं। और आपका थर्ड मोटिव क्या होता है आप खुद सोचो। ग्रोथ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ द फर्म, यानी आपका जो फर्म है, आपकी कंपनी है, उसकी ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, बढ़े और पैमाने पे। जैसे आपके यहाँ आज 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आने वाले टाइम में मिलियंस ट्रिलियंस का और प्रॉफिट बढ़े। तो ये है हमारी इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस। इसके बाद आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई बिज़नेस तो खोल लिया मैंने, अब मेरे कुछ दायित्व, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ जिम्मेदारी मेरी
सोशली भी बनती है, समाज के प्रति भी बनती है। उसमें क्या है, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ पीपल ऑफ कंट्री, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करूँ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूँ अपनी कंट्रीज़ के पीपल्स को। उसके बाद क्या है मेरा, प्रोवाइडिंग गुड एट रीज़नेबल प्राइस, कि मैं अपना गुड रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल करूँ। ये नहीं कि 1 करोड़ रुपए का एक डब्बा, वो रीज़नेबल कोई होगा, ये होगा रीज़नेबल कि हर कोई खरीद सके, इतनी कॉस्ट रखूँ ना मुझे लॉस हो ना इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो, एक रीज़नेबल हो। उसके बाद है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की बहुत डेफिनेशंस है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे वो जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी सोचें, उनकी सेटिस्फेक्शन, उनके बारे में भी, उनके डेवलपमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचें, वो है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे इसमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव में क्या है, हमारा फर्स्ट है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल और ह्यूमन। इकोनॉमिकल, सोशल और ह्यूमन। इकोनॉमिकल में हमारे बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो, सोशल में हमारे समाज के प्रति दायित्व कैसे हैं और क्या क्या हैं, और ह्यूमन में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे उनके प्रति क्या होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट हम कैसे करना है। अब इसके बाद है हमारा कैन बी क्लासीफाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन 2 कैटेगरी। जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमें 2 कैटेगरीज में हमें कैटेगराइज है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट ना हो, जिसका एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटर यानी एकल स्वामी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिजनेस दैट हैव नो लीगल सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स, जिसमें कोई सेपरेशन ना हो बिजनेस ओनर्स और बिजनेस के बीच में, वो तो हमारा नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अब हमारा हम रीड करते हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अ कॉर्पोरेट इज़ अ लीगल एंटिटी हैज़ डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स हु आर ऑपरेट द कंपनीज। अब हम इसे समझते हैं, पीछे वाला हमारे खुद ही समझ आ जाएगा। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो उसका ओनर है वो बिजनेस रन नहीं कर रहा, जैसे मैंने टाटा के शेयर खरीद लिए, ठीक है 20%, तो मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, काम तो वहाँ टाटा कर रहा है ना, तो वो गया हमारा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। या जो उसका मालिक है, शेयर होल्डर्स हैं, वो काम करने ना जाए। पर नॉन कॉर्पोरेट में जहाँ सिंगल बंदा होगा, अगर किसी की दुकान है तो वो खुद काम करेगा ना भाई, देखेगा अपने बिजनेस को। ऐसी पार्टनरशिप में तो वो हमारा नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ कॉर्पोरेशन ना हो, जहाँ कॉर्पोरेशन ना हो वहाँ पर वो होगा हमारा नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर ओनर को खुद वर्क करना पड़े। और कॉर्पोरेट में जहाँ से ओनर ने हिस्सेदारी ले ली वो काम नहीं कर रहा। मस्त है ना, कि मालिक भी और काम ना करना पड़े, बच गए, टाइम खर्च नहीं करना पड़ रहा, मेहनत नहीं लग रही, पैसा घर में बैठे बैठाए आ रहा है। पर इसमें रिस्क भी बहुत है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, शेयर डूब गए या कुछ हो गया। अब चलिए इसके बाद आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके बाद है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री मीन्स अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज यूजुअली specializing in a particular product line. For example, factories which produce a fertilizer collectively called a fertilizer industry means industry. इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं, एक पर्टिकुलर फैक्ट्रीज़ की यूनिट। जैसे अब कुछ कंपनीज़ हैं जो बैट्स बनाती हैं क्रिकेट का, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, क्रिकेट इंडस्ट्रीज़। जो एक पर्टिकुलर वर्क करती हूँ कई सारी कंपनीज। अब जैसे हमारा टूथपेस्ट है, कोलगेट भी बनाता है, पेप्सोडेंट भी बनाता है, और भी कई कंपनीज है, तो हम उसे क्या कहेंगे, टूथपेस्ट इंडस्ट्री। ये कोई कहेंगे कोलगेट इंडस्ट्रीज़। ऐसे ही हमारा सोप बनाता है, नानी के साबुन, तो कई सारे ब्रांड्स हैं, पर में हम क्या कहेंगे, सोप इंडस्ट्रीज़। आपको इंडस्ट्री क्लियर होगा आई होप।
अब इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारा इस तरीके से कुछ 4 इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो हम पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ पढ़ लेते हैं। ये हमारी वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज में वर्क करती हैं, डिस्कवर करती हैं उन्हें, जो पूरी फुल्ली बेस्ड नेचर को डेवलप करने में, नेचर से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हें डेवलप में वर्क करती है। एक्टिविटीज़ इंगेज इन द डिस्कवर एंड एक्सटेंशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स लाइक मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट, ट्रीज। जो मिनरल्स पे, एनिमल्स पे जैसे लेदर बिजनेस है, प्लांट्स पे जैसे मेडिसिन बिजनेस है, लकड़ी का बिजनेस है, तो ये उसमें डिक्लाइन करती हैं ये इंडस्ट्रीज़। इसके बाद है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री वो होती हैं जो हमारा रिप्रोडक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग प्लांट एनिमल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब ये सोचेंगे आपने ये क्या कह दिया। ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसा आपने फ़िश फार्मिंग सुना होगा कि लोग फ़िश पाल लेते हैं, 2 फिश पाल लेते हैं, फिर वो एग्स देती हैं, उनसे और फिशेज जनरेट होती हैं, उससे फ़िश फार्मिंग होती है। जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन की अच्छी उन्नति के बीज यूज़ करे इंडिया में कुछ पर्टिकुलर पार्ट में, और उससे फार्मिंग बहुत अच्छी हुई। जैसे पंजाब था, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, उससे रेवोल्यूशन हुआ। इसी तरीके से ये हाई टेक्नोलॉजी में मतलब उन्हें बढ़ाने में, जैसे नेचुरली फार्मिंग हो गई, हमारा एनिमल्स हो गए, जैसे हमारा चिकन फार्मिंग होती है, वो भी तो एक तरीके की मुर्गा पालन, मुर्गा फार्म, वो भी इसी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आता है, जिसे हम डेवलप करें, रिप्रोडक्टिंग करें और यूज़ करें। जो इंडस्ट्रीज में लगी हुई हैं इन कामों को करती हैं, हम उन्हें जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। इसके बाद है हमारा मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। इसमें क्या आता है हमारा, वो सारे दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर इंगेज इन कन्वर्जिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सिंथेटिक मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। अब जैसे हमने समझा था, रॉ मटेरियल लिया और उसे किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमने आटा लिया, ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, लकड़ी ली या एक्सट्रैक्टिव वाले से उसका फर्नीचर बना दिया, लोहा लिया अब उसका कुछ और सामान बना दिया। इस तरीके से अगर हम एक चीज़ देखें, इन 2 फर्स्ट इंडस्ट्री से 3rd इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है, ये रॉ मटेरियल्स लेती है। अब अगर एनिमल वाले में भी देखें, और उसका प्रोडक्शन कर देती है, मतलब उससे कोई तीसरा प्रोडक्ट बना देती है, फाइनल प्रोडक्ट। जैसे लेदर लिया, उसकी बेल्ट्स बना दी, लेदर लिया, उसकी जैकेट्स बना दी। इस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्क करती है। इसके बाद है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे ही हमें क्लियर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक इसमें कंस्ट्रक्शन में करती है, बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, रेलवेज़ बनाने में, जितनी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती है, ये हमारी इस 4th इंडस्ट्री के अंडर आता है, इसलिए इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अब इसके बाद है हमारा कॉमर्स, इम्पॉर्टेंट, जो पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा। कॉमर्स क्या होता है हमारा? कॉमर्स ऑल एक्टिविटीज़ विच एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ दिस गुड्स, यानी जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को लिंक करें जो चीज़ें, उसे कहते हैं हम कॉमर्स। We can classify the whole range of commerce activity in 2 categories. कॉमर्स की एक्टिविटीज़ को हम दो उसमें हमने क्लासीफाई किया है रेंज में। फर्स्ट है हमारा ट्रेड, एक्टिविटीज़ ऑफ परचेज एंड सेल, जितना भी हमारा खरीद बिक है वो है ट्रेड में। एंड एड्स ऑफ ट्रेड, यानी वो सारी फैसिलिटीज़ जो हमारा फ्लो ऑफ गुड्स में स्मूथ हेल्प करे। तो हम इसे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ट्रेड। अब ट्रेड में हमारा फर्स्ट क्या आता है?
इंटरनल ट्रेड, किस तरीके की ट्रेड? जो हम इंटरनली कर रहे हो, अपने आसपास में ही कर रहे हो। हमारे इंटरनल ट्रेडर्स कौन होते हैं? होलसेलर ट्रेडर और रिटेलर। होलसेलर ट्रेडर कौन? होलसेलर ट्रेडर हम किसे कहते हैं? जो इकट्ठा सामान ले आए, जो होलसेल में बेचे, जो एक एक करके ना बेचे, जो पूरे पेटी के पेटी डब्बे बेचे, एक पर्टिकुलर सामान को बेचे, उसे कहते हैं होलसेल ट्रेडर। रिटेलर किसे कहते हैं? जैसे हमारे छोटे छोटे ये शॉप्स होती हैं, खुला खुला सामान बेचते हैं, महंगा महंगा। होलसेलर ट्रेडर के मुकाबले कम ही बेच रहे हैं पर महंगा बेचते हैं, वो होते हैं हमारे रिटेलर्स, जो रिटेल में करेगा। हम जिससे हम सामान लेके आते हैं घर के लिए वो रिटेलर, और जिससे रिटेलर सामान लेके आता है वो होलसेलर। अब इसके बाद है हमारा एक्सटर्नल ट्रेडर्स। एक्सटर्नल ट्रेड कैसे होती है हमारी? बाय इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट यानी कहीं से सामान मंगा लिया हमने, अमेरिका से था नेस्ले का सामान, कैलॉग्स मंगा लिया, हो गया इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे? अरे भाई हम इंडिया में मेरे फार्म में बहुत अच्छे आम हुए, ऑस्ट्रेलिया भेज दिए, ये एक्सपोर्ट, यानी अपनी कंट्री का माल कहीं और भेज देना, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। अब री एक्सपोर्ट ट्रेड, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। चाइना की इकोनॉमी बढ़ाने में इनने काम करा है। री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? कहीं और से माल खरीदा और किसी और देश को बेच दिया। यानी अफ्रीका से लोहा खरीदा चाइना ने और किसी तीसरी थर्ड पार्टी कंपनी को, थर्ड पार्टी कंपनी कह रहा हूँ, थर्ड पार्टी कंट्री को बेच दिया। अब जैसे अफ्रीका से खरीद लिया चाइना ने, अब चाइना ने बांग्लादेश को बेच दिया, ये होगा हमारा री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इसके बाद है हमारा एड्स टू ट्रेड। एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द ट्रेड आर कॉल्ड एड ऑफ ट्रेड्स। ऐसी फैसिलिटीज़ जो हमारी ट्रेड में हेल्प्स करें। ट्रांसपोर्टेशन है, बगैर ट्रांसपोर्टेशन के हम इधर से उधर सामान नहीं बेच सकते, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है वेयर हाउसिंग। अब हमने हमारी कंपनी में सामान तो प्रोड्यूस हो रहा है भाई, रखेंगे कहाँ जब तक उसके लिए वेयर हाउस भंडार गृह नहीं होगा। इसलिए सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है, ये हम सामान ख़रीद के रख रहे हैं, कहीं तो वेयर हाउस करेंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस। अब भाई सामान तो रख लिया, सामान बर्बाद हो गया, तो कोई तो हमारे पास ऐसा कुछ तो हो जो हमारे इस चीज़ को, हमारे इस रिस्क को कम करे। अब वो रिस्क कम करता है हमारा इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की भी हमारे दो चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा इन डीप बता देता हूँ आपको। इंश्योरेंस एक चीज़ के लिए और यूज़ होता है हमारा, ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस होता है, इसमें एक चीज़ होती है CIF वैल्यू। मीन्स हमारा सामान अगर पानी के थ्रू जा रहा है तो कस्टमर हमसे पहले श्योरिटी ले लेता है। अगर मेरे यहाँ से 10 मैंगो गए हैं तो कस्टमर उन 10 मैंगो पे इंश्योरेंस ले लेगा। हाँ, रियली इंश्योरेंस आता है कि आप मुझे CIF वैल्यू बता दो, इसमें कस्टमर हमें इंश्योरेंस के पैसे भी पे कर रहा है कि अगर इस 10 मैंगो में से एक मैंगो भी ख़राब हो गया तो आप मुझे कितना क्लेम दोगे। तो इंश्योरेंस वहाँ भी यूज़ होता है, इसलिए इंश्योरेंस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एड्स ऑफ ट्रेड में, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में और आगे आने वाले आपके बिजनेसेस में अगर आप करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड। तो इसके बाद है हमारा एडवर्टाइजिंग एंड बैंकिंग। एडवर्टाइजिंग, अगर किसी को पता ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो कौन ख़रीदेगा, इसलिए ट्रेड का एक बहुत मोस्ट यूज़फुल फीचर अगर कहें, फीचर इन द सेंस एक ऐसा टूल जो हमारी ट्रेड को बढ़ा सके, तो वो एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, एडवर्टाइज नहीं होगा, भाई मेरा बिज़नेस है, किसी को पता ही नहीं है, सामान बना लिया, रख लिया, बेचने की तैयारी करी, रखा सड़ गया, क्यों नहीं चला, किसी को पता ही नहीं, एडवर्टाइजिंग नहीं करी थी। इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारा एड ऑफ ट्रेड है। और इसके बाद है बैंकिंग। भाई बिज़नेस तो खोल लिया, बिज़नेस का हर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो सकता। अब किसी को माल के लिए 1 करोड़ रुपए देने हैं तो बगैर बैंक के कोई चले जाएंगे। इसलिए आज के टाइम में सब में बड़ा एंड सब में इम्पोर्टेंट में से एक है एड ऑफ ट्रेड। ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट बैंकिंग। इन सब के बगैर एक बार को ट्रेड चल सकता है, पर विदाउट बैंकिंग ट्रेड कभी वर्क ही नहीं कर सकता। अब हमारा इसके बाद टॉपिक आप ये समझिए, अब हमारा इसके बाद है
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, MSME। MSME क्या है हमारा? बेसिकली MSME हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर एक एडमिनिस्ट्रेशन रोल है। अगर कोई भी छोटा बिजनेस करता है एक्ट 2006 के अंडर, तो वहाँ पर हमारा MSME एक्ट लगता है। मीन्स MSME बेसिकली अगर हम समझे, एक MSME जैसे हमारा GST बनता है, MSME बनता है उसकी तरह। पर MSME किसके लिए बनता है? जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं। एक गाइडलाइन है छोटे बिजनेस या मीडियम बिजनेस के लिए, तो वो हमारा MSME है। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इज अपेक्स बॉडी ऑफ फॉर्मुलेट द एडमिनिस्ट्री of the rules, regulation and rule relating micro and small enterprises in India। यानी अगर आप इंडिया में स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जिन एक्ट्स या जिस मिनिस्ट्री के हिसाब से चलता है, वो है हमारा MSME। जो एक्ट है वो 2006, द गाइडलाइंस विद रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायरमेंट। अब MSME आप कब कहलाएंगे, यानी स्मॉल बिजनेस इसके अंदर आप कब लाई करेंगे? जब आप इसके एक्ट्स को जानेंगे कि आप इतने की मशीनरी, इतने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब आप लाई करेंगे MSME में। अब हम थोड़ा सा और जानते हैं MSME के बारे में। बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME या आधार उद्योग, दोनों एक चीज़ है। MSME में हम रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं? अगर हम MSME में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता है। लोन अवेलेबल का क्या मतलब है? अब मैंने MSME में रजिस्ट्रेशन करा लिया, मुझको लोन लेना है, तो अब मैं जिससे मशीन ख़रीद रहा हूँ ना, अगर मैं कोई मशीनरी बिज़नेस कर रहा हूँ, तो अब मैं उसको अपना सर्टिफिकेट दूंगा। अब मैं उससे बोलूँगा मुझे भाई एक नोटरी बना दे, और मुझे नोटरी बना के देगा कि हाँ आपका बिल बना है 1 लाख रुपये का। अब वो नोटरी और वो मैं MSME का सर्टिफिकेट लेके बैंक में पहुँचूँगा। अब जो बैंक वाला होगा ना, मैं जिससे मशीनरी खरीद रहा हूँ, मैं उसका अकाउंट नंबर ले लूँगा। अब उस अकाउंट नंबर पे वो लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इससे मुझे मशीनरी मिल जाएगी, मेरी EMIs बन जाएगी जो मुझे बैंक को पे करनी होगी लो इंटरेस्ट रेट पे। फर्स्ट बेनिफिट तो इसका ये है, ईजी अवेलेबल ऑफ लोन। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद सेकंड है हमारा लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट। हम इसकी हेल्प से लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा जो हमें इलेक्ट्रिसिटी में, घर की बिजली का अलग सिस्टम होता है, जो हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई देश में अलग अलग जगह बिजली में छूट मिल है, पर जो बिज़नेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसका प्राइस भी अलग होता है। घर की जो बिजली होती है उसका 1-2 रुपये यूनिट होता है, और जो बिज़नेस या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जो मीटर अलग लगता है, उसका 15 रुपीज़ पर यूनिट होता है। तो कहीं ना कहीं MSME उसे बचाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी में कुछ छूट दिलवाता है। अब बहुत क्वेश्चन होगा कि नहीं हम तो ऐसे ही सिंपल मीटर लगा लेंगे, तो कई सारे बिजनेस ऐसे हैं, जैसे चक्की का बिज़नेस होता है, आटा पीसने के लिए, वहाँ 3 फेस मीटर की यूज़ होता है। तो ऐसी जगह ये MSME हमें काफ़ी सारी बिजली में छूट दिलवा देता है। अब इसके बाद है रिबेट इन टैक्स, सब में इम्पॉर्टेंट, टैक्स में छूट दिलवाने के लिए MSME जो है हमें टैक्स में कम से कम 5 to 10% की छूट दिलवाता है। तो इसलिए भी ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्मॉल बिजनेस मैन के लिए। चलिए वीडियो हमारी पूरी हो गई है, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और टॉपिक्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब।